संविधान केवल वकीलों का एक दस्तावेज नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। नमस्कार, मैं श्रेयस यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डीजेएमसी पॉड टॉक में। आज बहुत ही खास दिन है। आज वो त्योहार है जब हम संविधान के महत्व को मनाते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रोफेसर श्रीमान नीरज सिंह। नमस्कार सर। सर, हम हमेशा से सुनते आए हैं गणतंत्र, लोकतंत्र, संविधान और भारत जो कि एक देश है। तो इस बात पे प्रकाश डालें कि भारत जैसे देश में संविधान की क्या महत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयस आपका कि आपने मुझे इस परिचर्चा में शामिल किया। और सबसे पहले तो आपको जो गणतंत्र का ये जो पर्व है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने अपने प्रश्न में जिक्र किया है कि भारत जैसे देश के लिए ये संविधान या फिर इस गणतंत्र की क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है। अगर आप देखें वैश्विक पटल पर और अगर आप विश्व के ग्लोब में देखें, अगर भारत को देखते हैं तो भारत एक बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश है जहाँ पर तरह तरह की विविधताएं हैं। ये विविधताएं सिर्फ भौगोलिक स्तर पर नहीं हैं, ये विविधताएं सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं हैं, ये विविधताएं आपको सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, लिंग के आधार पर, बोली के आधार पर और न जाने कितने ऐसे वर्ग हैं इस आधार पर देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से भारत का विस्तार है उसी तरीके से भारत के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का भी एक अलग अलग विस्तार है। तो जैसा कि अब इस पूरे के पूरे भारत को अगर हम एक सूत्र में बांधने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि संविधान ही वो धागा है, हमारा गणतंत्र ही वो जो धागा है कि जिसमें हम भारत देश के इन नायाब मोतियों को बांध सकते हैं और उस नायाब मोती से ही हम अपने जो विकास का पथ है, जो हमारी तरक्की का पथ है या फिर जीवन स्तर को उठाने का जो हमारे उपक्रम रहते हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि संविधान ने इस उपक्रम को पूरी तरीके से सही साबित किया है और संविधान की वो खूबसूरत विशेषताएं हैं कि जिसने भारत को एक सूत्र में बांध कर रखा है और पिछले 75 सालों से, पिछले 7 दशकों से भारत जिस तरीके से उत्तरोत्तर विकास कर रहा है उसमें मुझे लगता है कि संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि संविधान देश को एकजुट करता है। आज़ादी के समय पे देश काफ़ी टुकड़ों में बटा हुआ था। उस समय पे तो काफ़ी मुश्किल था कि सबको एकजुट करना और एक संविधान बनाना। तो प्रश्न ये उठता है कि उस समय पे किस तरीके से, जैसे कि बड़े बड़े जो व्यक्तित्व रहे जिन्होंने संविधान बनाने में काम किया, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने किन समस्याओं को हल किया होगा कि वो संविधान बना पाए देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए। देखिए, जैसा कि शेष आप जानते हैं कि देश को आज़ादी 1947 में मिली है और उससे पहले एक हमारा स्वतंत्रता संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर हम बात करें तो अंग्रेजों के जो जितना भी शासन रहा है और उस शासन से उस गुलामी की जंजीरों को जो हमने तोड़ा है उसमें एक तरीके से समग्र प्रयास जब सामने आए हैं तो उसकी परिणति रही है कि हमें स्वतंत्रता मिली है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि समाज के कुछ वर्ग को ही अगर हम शामिल कर दें, उन्हीं के ही प्रयासों से हमें ये आज़ादी मिली है, या फिर कुछ क्षेत्रों का ही अगर हम सिर्फ जिक्र कर दें कि नहीं इन्होंने अपने ये प्रयास किए हैं और हमें ये आज़ादी मिली है। मैं इस बात को कहता हूँ कि इस देश को आज़ादी दिलाने में जो उस समय के तत्कालीन जो बड़े शहर से लेकर जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो हमारे जंगलों में जो भाई बहन रहते हैं, या फिर सामाजिक जो ताना बाना है, जो हमारे जो ग्रामीण अंचल है वहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति का वो उसमें योगदान रहा है, तभी हमें ये आज़ादी मिली है। अब जैसे कि आपने इस प्रश्न में ये कहा कि आज़ादी के समय देश कई सारी परिस्थितियों से जूझ रहा था, जिसमें सबसे बड़ी जो ये बात है वो उसकी भौगोलिक स्थिति को लेकर है। देश को आज़ादी तो जरूर मिली, लेकिन साथ ही साथ में उस समय की कुछ ऐसी थी परिस्थितियां सामने आ गई देश के सामने कि देश 2 बड़े टुकड़ों में बट गया, जो एक तौर पे एक पाकिस्तान और भारत के रूप में हमें दिखता है। आंतरिक स्तर पर भी भारत
पूरी तरीके से एकजुट नहीं था। उससे पहले देसी रियासतें थी जिनका अपने तरीके का अलग से शासन था और उनके अपने नियम कायदे कानून थे। राजा महाराजा नवाब या फिर जो इस तरीके के लोग थे उनके अपने अपने शासन चलते थे। तो देश के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि हम देश को एक साथ में कैसे लेकर चलें। आपने जिक्र किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने इस संविधान को इस रूप में दिया जो जैसा हम और आप देखते हैं। हम जिक्र करेंगे यहाँ पर हमारे देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने इन देसी रियासतों को एकजुट किया। उन्होंने इस बात को देखा कि अगर हमें भारत को सच में अगर एक राष्ट्र के तौर पे स्थापित करना है तो इस छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में अगर हम रहेंगे तो समस्याएं और बढ़ेंगी और हम वैसा काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ कि पटेल जी ने अपनी सूझबूझ से जिस भी तरीके से जो भी रियासतें जिसको कहते हैं ना शाम नाम दंड भेद, जिस भी तरीके से उन्होंने इन सारी रियासतों को एक किया और ये जो 500 से भी अधिक जो रियासतें थी और वो सब मिली हैं और फिर उसके बाद में हमारा देश भारत बनकर तैयार हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया सर। जैसे कि आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात कही, वर्गों की बात कही, और हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो एक ऐसे वर्ग से आते थे जिन्हें उस समय पे कक्षा में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। और तो ऐसे वर्ग से आने वाला व्यक्ति जब संविधान बनाता है तो क्या झलक दिखती है संविधान में कि समाज एकजुट होता है, अब सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तो उसका क्या असर रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। आपके इसी प्रश्न के साथ में ही मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि यही तो भारत की खूबसूरती है। जी जी। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर सामाजिक रूप से जिसको आप कथित तौर पे वंचित व्यक्ति कहते हैं, उस वर्ग से आने वाला एक व्यक्ति इस पूरे के पूरे देश की किस्मत लिख रहा है। जी जी जी। मुझे लगता है कि यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जिसने जो सामाजिक वर्गों में जो हमारा पूरा का पूरा राष्ट्र बटा हुआ था, इन सारे के सारे वर्गों को तोड़ते हुए, इन सारे के सारे पायदानों को खत्म करते हुए सभी लोगों को एक मंच प्रदान किया। संविधान सभा में जितने भी हमारे सदस्य थे उन हर व्यक्ति को जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस समय की जनता का, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन सभी व्यक्तियों ने इस भारत को एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर प्रस्तुत किया जहां पर किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं था। और ये भेद, मैं इस बात को और भी रेखांकित करना चाहता हूं कि हमारे संविधान सभा में पुरुषों के साथ में महिलाएं भी शामिल हैं। हमारे उस संविधान सभा के सदस्यों में देश के हर वर्ग का व्यक्ति था, आपके हर भौगोलिक क्षेत्र का भी व्यक्ति था और आपके हर सामाजिक क्षेत्र का भी व्यक्ति था। तभी हमें ये लगता है कि जब हम अपने इस आईन को पलटते हैं, इस आईन के उन पन्नों को देखते हैं, तो हम कहीं पर भी ये नहीं पाते हैं कि समाज का कोई छोटा सा भी छोटा वर्ग, चाहे वो हमारे दलित भाई बहन हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो विकलांग क्यों ना हो, वो जिनको हम अपने इस मुख्य धारा से पृथक कर रहे हो। हमारे पूरा का पूरा उद्देश्य रहा है कि हमने इस पूरे राष्ट्र को एक धारा बनाई है, जो धारा राष्ट्र की है, इस देश की है, और उसी पथ पर हम सब चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, जब भी गणतंत्र दिवस की बात आती है तो संविधान की बार बार बात आना तो लाजिमी है कि बात आएगी। तो एक बहुत ही अच्छी चर्चा जो होती है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि संविधान सभा जब बनी तो 25 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था, पारित हो चुका था संविधान सभा में, लेकिन 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इसके पीछे का क्या कारण था? एक इसी पे ही मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर भी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारी जो संविधान सभा जब पहली बार बैठी तो 9 दिसंबर 1946 में बैठी थी। संविधान सभा ने अपने इस पूरे के पूरे जो समय लिया कि जितने दिनों में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार की और संविधान जिस रूप में हमें ये दिखता है, संविधान की जो मूल प्रति सामने आई, तो उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और ये सब होते होते जो
जो दिन मुकर्रर हुआ, जो तारीख हमारे सामने आई, वो हमारी जो तारीख थी वो 26 नवंबर 1949 की थी कि उस दिन संविधान सभा ने ये कहा कि हमारा संविधान तैयार है, ये सारी चीजें। अब एक इसमें जिक्र आता है कि जैसा कि आप अपने प्रश्न में कह रहे थे कि जब संविधान तैयार हो गया था और संविधान से ही संबंधित हमारा गणतंत्र ये दिवस है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों है? मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, इतिहास के पन्नों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि 1929 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन, जो बहुत ही चर्चित अधिवेशन है, जब ये हुआ तो वहां पर देश के पहले प्रधानमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु नदी के तट पर इस बात का प्रण किया था कि हम इस राष्ट्र को, अपने इस भारत देश को पूर्ण स्वराज का दर्जा दिलाएंगे। उससे पहले तक डोमिनियन स्टेट की बात हो रही थी, जिसको कांग्रेस के इन नेताओं ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। कांग्रेस उसके बाद से हर वर्ष 26 जनवरी को एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस के तौर पे, प्रतीक के तौर पे मनाया भी करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली है, तो तत्कालीन राजनेताओं ने इस बात को तय किया कि 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन को की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि हम अपने देश में गणतंत्र दिवस, मतलब कि एक ऐसा तंत्र जहाँ पर लोगों के द्वारा ही शासन रहेगा और एक लोकतांत्रिक परिस्थितियां हैं जिनको हम पूरी तरीके से शामिल करेंगे, उस रूप में हमने 26 जनवरी 1950 में देश में पहली बार गणतंत्र दिवस को मनाया और उसके बाद से हर वर्ष हम 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसे कि हम चर्चा ही कर रहे थे और हमने बात की कि देश, भारत देश विविध लोकताओं का देश है, कई सारे संस्कृतियां मिलती हैं, लोक कलाएं मिलती हैं, तो इस देश के लिए संविधान जो है, माना जाता है कि उच्चतम संविधानों में से एक है भारत देश का संविधान। तो आखिर क्या है जो भारत देश के संविधान को इतना महान बनाता है? देखिए शेष, ये जो 19वीं 20वीं शताब्दी है, इसको विश्व में एक तौर पर स्वतंत्रता की सदी या फिर गणतंत्र का दशक के तौर पे, जो हमारे 5वां और 6वां दशक है, उसको माना जाता है। और भारत ने भी उस समय स्वतंत्रता प्राप्त की और गणतंत्र के तौर पे बढ़ा। भारत के साथ ही साथ में विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उस समय उन्हें आज़ादी मिली और उसके बाद में उन्होंने अपने अपने तरीके से, किस तरीके से उनके यहाँ शासन पद्धति रहेगी और इसको ये तय किया। जो भारत का जो संविधान है, जो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे खूबसूरत संविधान है क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ। अगर आप वैश्विक स्तर पर भी देखें तो भारत का जो संविधान है, जो भारत के संविधान ने जिस तरीके का विस्तार लिया है, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की एक ऐसी किताब जहां पर हम कभी भी परेशान होते हैं कि हमें कोई अगर प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो उन प्रश्नों का जवाब हमें कौन देगा, तो ये जवाब हमारा इस संविधान की किताब ही हमें ये देती है। तो भारत का संविधान ना सिर्फ बहुत ज्यादा विस्तृत है, बल्कि इसमें उन सारे के सारे पक्षों को भी शामिल किया गया है जिनसे कि हम अपने देश को सही रास्ते पर ले जा सकें, विकास का जो हमारे उपक्रम है उनको हम शामिल कर सके और हर कोई व्यक्ति जो समानता का अधिकार है, जो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जो बात कही जाती है, या फिर मुझे लगता है कि हर किसी को जो न्याय पाने का अधिकार है, या फिर मैं ये कहता हूँ कि किसी भी तरीके का राज्य किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता है। मतदान का अधिकार हमने अपने यहाँ हर किसी को दिया है। महिलाओं से संबंधित जितने भी राइट्स हैं उनको हमने दिया है। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल्स के जो राइट्स हैं उनको हमने दिया है। हमारे यहाँ डीपीएसपी है, हमारे यहाँ पंचायती राज है। ऐसे ना जाने कितनी बातें हैं जिनका अगर मैं जिक्र करूँ तो भारत का संविधान इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि कई दिन लग जाएंगे जिन पर बात करते हुए। इसीलिए आज भी डेट में जब भी कभी देश किसी संकट की स्थिति में होता है तो वो देश का सर्वोच्च न्यायालय और देश के शिक्षाविद, न्यायविद टकटकी लगाकर संविधान की तरफ देखते हैं। और इस संविधान की ये खूबसूरती है कि उससे हमें हर बार सही जवाब ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने देश के बारे में, संविधान के बारे में, गणतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हमको, हमारे साथ चर्चा की आपने इसके बारे में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी का दिन है। तो आज के दिन हम उन सारे सपूतों को नमन करेंगे जिन्होंने संविधान को बनाने में कड़ी मशक्क़त की, मेहनत की। और इसी के साथ साथ मैं श्रेयस यादव आप सभी से विदा लेता हूं और दी कम्युनिकेटर्स की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।